हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो है करने जा रहे हैं क्लास 10 NCERT 1.2। आज हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन है अंडर रूट में जो होता है इरेशनल प्रूव करने वाला। वो बच्चों फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है अगेन एंड अगेन। लेकिन आज इस क्वेश्चन को करने से पहले जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जो है आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। मैं आज की शुरुआत जो है एक स्टोरी से करूँगा। पहले आप उस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, फिर हम उससे कुछ कंक्लूज़न निकालेंगे, राइट। एक बंदा था जिसको घूमने का बहुत शौक़ था। वो ऑलमोस्ट उसने पूरी दुनिया घूम ली थी। उसको घूमने का बहुत था, एडवेंचर्स, हमेशा उसको यही रहता था, उसके दिमाग में यही चलता रहता था। एक बार क्या होता है, घूमते घूमते जो है वो एक टापू पे निकल जाता है। जो टापू कहाँ था, समंदर के बीच में। अब जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे अंधे हैं, उनको सारे ब्लाइंड हैं, किसी को कुछ नहीं दिखता है। वो लोग वहाँ पर ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही बड़े होते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। वहाँ का सिस्टम ही ऐसा था कि सारे लोग वहाँ पर अंधे थे। अब जो ये बंदा था जिसको एडवेंचर का शौक़ था, इसने जब उनको देखा तो इसको तो बहुत तरस आया कि भाई यहाँ तो ये सारे के सारे जो हैं इनके साथ में प्रॉब्लम है। तो उसको दया आई और इसने ये सोचा कि मैं शहर से डॉक्टर बुलाऊंगा और मैं इन सब का ट्रीटमेंट कराऊंगा और मैं इनकी आंख जो है वो सही करवाऊंगा। अब होता क्या है, कोई बात नहीं, जो है इसने जो वहाँ का मुखिया था उससे ये बोला, जो उनका लीडर था उससे ये बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको बुला लीजिए और मैं उनको कुछ समझाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, समझदार थे वो, उन्होंने बुला लिया। सब बैठ गए। इन्होंने अपना सबको ये कहा कि देखिए आप सब लोग जो हैं बीमार हैं, आपके साथ प्रॉब्लम है, सो आप देख नहीं पाते। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि ऐसा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा और मैं आप सबका ट्रीटमेंट कराऊंगा। जो मुखिया था वो समझदार था, उसने कहा कि ठीक है करा दीजिएगा, चलिए आइए आप आराम कर लीजिए। उसको जो है आरामगाह में जो है छोड़ दिया कि जाइए आप आराम करिए। अब इधर इन सब ने वापस दोबारा से बातचीत करी और इन सब लोगों को बड़ा दुख हुआ कि यार ये बंदा बीमार है, इसको दिख रहा है, और हम एक काम करेंगे कि इसकी आंख फोड़ देंगे आज रात में। उनके हिसाब से ये बंदा बीमार था कि इसको दिख रहा है। जहां पर सबको दिख रहा है वहां पर एक को ना दिखे तो वो बीमार है, और जहां पर सबको नहीं दिख रहा और एक को दिखने लगे तो वो बीमार है। अब इस स्टोरी का क्या है भाई, इसका कंक्लूजन क्या है बच्चों? इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप यहां पर बचपन से आपने देखा कि आप जो है बचपन से सुनते आए कि मैथ्स जो है वो टफ है, बहुत भारी है, हार्ड है, जिसको देखो वो मैथ्स को ही टफ बोलता है सारे सब्जेक्ट में। तो क्या मैथ्स टफ हो गया? अगर सब बोल रहे हैं तो क्या मैथ्स टफ हो गया? नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात, सरासर रॉन्ग है बच्चों। मैथ्स टफ नहीं है, सिर्फ हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसी कर दी गई है कि मैथ्स टफ है। लेकिन अगर अभी आप एक अपने आप से कमिटमेंट करो, मैं इसी बीच में एक छोटी सी बात और बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसी स्टोरी को कंटिन्यूसली करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि अगर एक जहाज, जो पानी वाला जहाज है, वो चला और उसको हम ये ना बताएं कि जाना कहाँ है और समुद्र में उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या वो जहाज कहीं पहुंच पाएगा? वो हमेशा इधर उधर उधर इधर चलता रहेगा, लेकिन वो कभी कहीं एक टारगेट पर नहीं पहुंच पाएगा। एग्जैक्टली जस्ट वैसे ही मैथ्स में हमारा क्या टारगेट है? क्या आपने अपने आप से क्वेश्चन किया कि ठीक है इट्स ओके, पढ़ने बैठ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, क्या कोई टारगेट है कि कितने मार्क्स आने चाहिए? अब मैं वापस स्टोरी पे आता हूं। मुझे लगता है कि आपका एक ड्रीम होना चाहिए, आपका एक सपना होना चाहिए
कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? अभी आपको हंसी आएगी, अरे फुल आउट ऑफ फुल मेरे कैसे आ सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मेरे कैसे आ सकते हैं? ऐसे तो मोस्टली तो सबके नहीं आते। तो वो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, जो अंधा नहीं था, जो ब्लाइंड नहीं था, क्या वो बीमार था? सब लोग उसको बीमार समझ रहे थे, वो बीमार नहीं था। अगर आप 100, वो है मेंटालिटी। आपकी मेंटालिटी क्या है? अगर आप सोचते हैं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन आप सोचिए तो आपने आते हुए नहीं देखे हैं, मोस्टली लोगों के आते हुए नहीं देखे, इसलिए आपने बिलीफ सिस्टम वैसा बना लिया है। आप एक टारगेट फिक्स करिए कि मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए हैं, और इस चीज को करके यहां पर जो है अपना कर्म करिए, तो आपके क्या होगा? फुल आउट ऑफ फुल बन जाएंगे। तो बच्चों, अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने यहीं पर आपसे ये कहा कि अपना जो ड्रीम है वो बिल्कुल क्लियर रखिए। अपने एक मार्क्स को क्राइटेरिया दे दीजिए, और छोटा क्राइटेरिया मत दीजिए। कम से कम आप टारगेट तो बना के चलिए कि फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। जब फुल आउट ऑफ फुल सोचोगे तो फिर आपका 60, 70, 30, 40, 80, 90 इन सब से माइंड हट जाएगा, और आ जाएंगे, आप बिलीव करिए। लेकिन आपको क्या करना है? देखो, बैरियर्स आएंगे, नो डाउट। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 सोचते हैं, बैरियर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हर कोई, आप कितना कुछ भी देख लीजिए, मोटिवेशनल हजारों स्टोरी पढ़ी हैं, उनको आप देख लीजिए। कोई सी भी स्टोरी में ये नहीं बोला जाता कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो वो बिना प्रॉब्लम फेस किए जो है वो फुलफिल हो सकता है। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं क्वेश्चन लगाते हुए, तो वो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो अच्छी बात है, इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हैं आपके साथ। तो बच्चों, कमिटेड हो जाइए, ठीक है? ये जो टाइम है, मैं बार बार बोलता हूं, देखो टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वापस नहीं आएगा टाइम। आप टाइम को अर्न नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, बड़े बड़े कितने हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने टाइम को नहीं खरीद पाए। तो आपका मोस्ट प्रीशियस टाइम है जो क्लास 10th है, ताकि आप इसमें कुछ कर सको। चलिए ठीक है, हम यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 1.2 क्लास 10th NCERT 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन है हमारा, √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? एक हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमको इसको प्रूव करना है बच्चों। इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए, यहां से हम इसका क्या करते हैं? प्रूफ लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं इसको क्या है काफ़ी थोड़ा आराम से लेके चलूँगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैंने जब भी कभी बोर्ड का पेपर देखा है, तो मैंने अपनी लाइफ में शायद ही कभी देखा हो कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन ना आया हो बोर्ड में। मैंने हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर देखा है बोर्ड के पेपर में, जो कि 3 मार्क्स का आता है। पहले शायद ज़्यादा का आता था, अभी जो फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है वो 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन, यहाँ डिजिट चेंज हो सकती है, √5, √3, √2, कुछ इस तरीके से हो सकता है, रहेगा यही वाला कॉन्सेप्ट। सो √5 इज इरेशनल नंबर। अब हम अगर इसको ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करें, तो बेटे ये सीधे सीधे नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम √5 को रैशनल नंबर मान लेंगे। क्यों भाई? उससे पहले हमें समझना होगा। देखो बच्चों, ये क्या है? रियल नंबर, राइट। जितने भी हमने नंबर पढ़े आज तक वो सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं, ठीक है। रियल नंबर में क्या? अच्छा देखो, आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि आप सीख जाओगे और आप बना लोगे और एग्जाम में भी बन जाएगा। इस मेंटलिटी के साथ बैठा करिए, तभी तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। रियल नंबर, रैशनल, बच्चों इरेशनल। मेरी आदत है पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट लेने की बीच बीच में। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर बेटे, जितने भी नंबर आपने आज तक देखे हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। सो उसमें क्या है कि अब रियल नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम टॉस उछालते हैं,
तो बच्चों टॉस में जब उछलेगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड नहीं आया तो 100% टेल आया होगा, 100%। तो ऐसे ही कोई नंबर अगर रैशनल है नहीं है तो 100% इर्रेशनल है, और कोई नंबर अगर इर्रेशनल नहीं है तो 100% वो फिर रैशनल है। तो ऐसे ही ये √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इसको ये प्रूव करना है। तो हम इसको ये प्रूव ना करके हम क्या करेंगे, इसको बच्चे हम इसको प्रूव करेंगे कि हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस एज्यूम, हम इसको मान लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रैशनल। आप कहोगे अरे सर ये क्या कर रहे हो, इसको रैशनल क्यों मान रहे हो? बेटे इसको रैशनल इसलिए मान रहे हैं, देखो √5 है, इर्रेशनल है, हम इसको इर्रेशनल प्रूव नहीं करेंगे बल्कि हम इसको रैशनल मान लेंगे, है ना, और रैशनल प्रूव करेंगे, और फिर हम इवेंचुअली बाद में पाएंगे कि ये तो रैशनल प्रूव ही नहीं हो पा रहा। जब ये रैशनल प्रूव ही नहीं होगा तो फिर हम क्या मानेंगे कि ये जो है रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, 100% इर्रेशनल होगा। दोबारा सुनिएगा क्या है, समझ रहे हो, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है ये, रटना नहीं है इसको, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिक डिजिट भी है, रटना बिल्कुल नहीं है। देखो √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, तो हम इसको √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव नहीं कर, मतलब इर्रेशनल से प्रूव नहीं करेंगे हम इसको, बल्कि हम इसे क्या करेंगे, हम इसको √5 को रैशनल नंबर मान लेंगे। कोई भी नंबर रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, तो हम इसको रैशनल मान लेंगे। हमने ये मान लिया और हम इसको प्रूव करेंगे इस बात को। तो हम यहां पर जाकर के देखेंगे लास्ट में कि हमने इसको रैशनल माना था, ये रैशनल तो प्रूव हुआ ही नहीं, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये नंबर इर्रेशनल नंबर है। चल ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, जब मैं इसको कराता हूं ऑफलाइन में, यहाँ चलो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मान लीजिए एक बच्चा है, सपोज दैट उस बच्चे का नाम है ए, समझ रहे हैं आप। अब मैं ये कहता हूँ कि अरे देखो तुम्हारी मम्मी जा रही है, क्या बोलता हूँ मैं, अरे देखो देखो आपकी मम्मी जा रही है, आपकी मम्मी जा रही है, और बच्चों ने भी देखा, अरे हाँ हाँ आपकी मम्मी जा रही है, कि एक ही मम्मी जा रही है भाई, एक ही मम्मी जा रही है। अरे सबने मान भी लिया, क्यों माना हम सबने, क्योंकि वो जो देखने में जा रही थी वो उनकी क्या लग रही थी, बिल्कुल सेम शक्ल की थी, उस बच्चे की बिल्कुल सेम शक्ल की, तो हमने मान लिया इनकी मम्मी होंगी। अब कोई बात नहीं, हमने एजम्पशन क्या किया कि वो उनकी मम्मी है, लेकिन अब उसके बाद जब वो छानबीन करी, जब उनकी वो मार्कशीट देखी, तो पता चला कि जो ए है उसकी एज थी 14 ईयर्स, और जिसको हम मान रहे थे मम्मी, जब हमने उनकी मार्कशीट देखी और उनका वो देखा, तो वहां से क्या पता चला कि वो जो मम्मी है उनकी भी एज 14 आ रही है। तो बताइए क्या ये जो है ये मम्मी है इनकी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एज सेम कैसे हो सकती है? तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था। इसका मतलब हमने जो शुरू में सबने माना था कि वो जो है एक ही मम्मी जा रही हैं, तो वो एजम्पशन क्या था? बिल्कुल गलत था, रॉन्ग था। तभी तो हमारा रिजल्ट रॉन्ग, तभी जब छानबीन हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम आया इनका। तो इसके बेसिस इसी तरीके से हम इसे करेंगे। √5 को हमने रैशनल माना, अब ये एजम्पशन हम इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में आके हमें पता चलेगा छानबीन करने पर कि भाई √5 रैशनल नंबर नहीं है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि 100% क्या है, ये इर्रेशनल नंबर होगा। जो और हम रीजन क्या देंगे कि जो एजम्पशन माना था वो रॉन्ग माना था। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों, इसका आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें अभी और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो साइड में आएंगी। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, 3 मार्क्स में आजकल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड के पेपर्स में। चलिए अब हमने इसको अगर रैशनल नंबर माना, अब रैशनल नंबर की क्या क्वालिटी है? रैशनल नंबर बच्चों, रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है जो P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q जो हो वो क्या हो? इंटीजर्स हो। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं, है ना, ये इंटीजर्स ही तो होते हैं। तो ये क्या हो? P और Q इंटीजर्स हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। चलिए हमने इसको रैशनल नंबर माना, तो बच्चों रैशनल नंबर में हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमने इसको रैशनल माना है तो रैशनल को हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। चलो मैं यहाँ पर इसको A/B मान लेता हूँ, वही बात है। अब यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन P/Q की फॉर्म ही है एक तरह से, हम इसको A और B के फॉर्म में मान लेते हैं। अब इसमें क्या होगा भाई, A और B को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, A और B क्या हैं। तो बच्चों A
एंड बी आर ए एंड बी आर को प्राइम, राइट, ए एंड बी आर को प्राइम। अब आप कहोगे सर को प्राइम क्या होता है, ठीक है, को प्राइम समझ लीजिए क्या होता है। को प्राइम, देखो अगर मैं कोई नंबर प्राइम नंबर लिखता हूं, मान लीजिए मैंने ये लिखा यहां पर 11, तो आप मैं पूछूं क्या ये प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे यस सर ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का पता लगाने के लिए बच्चों किसी दूसरे नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक अकेले नंबर से पता चल जाता है कि वो प्राइम है या नहीं है, राइट। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं को प्राइम। क्या को प्राइम भी सिर्फ एक नंबर से पता चल जाता है? बिल्कुल नहीं। को प्राइम का पता लगाने के लिए कम से कम दो नंबर हो तभी पता चलेगा कि वो को प्राइम है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा बच्चों 5 और यहां पर 6, तो बताइए क्या को प्राइम है? बिल्कुल 100% ये को प्राइम नंबर है। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि इनका जो फैक्टर है 5 × 1 और इसका जो फैक्टर होगा वो होगा बच्चों कितना, 2 × 3 × 1। को प्राइम क्यों है? क्योंकि इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो दोनों में 1 तो है कॉमन, 1 तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, राइट। चलिए तो ये क्या हो गया, को प्राइम। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, नॉट को प्राइम। कौन सा नंबर को प्राइम नहीं होता? नॉट को प्राइम, ताकि को प्राइम अच्छे से समझ में आ जाए। नॉट को प्राइम में जैसे कि आपने लिखा यहाँ पर बच्चों कितना 6 और ये लिखा 8, तो बेटे 6 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 6 के फैक्टर होंगे 2 × 3 × 1, दिख रहा है आई होप सो सबको। और 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 1। तो बताओ 1 तो ये रहा, 1 के अलावा क्या कोई कॉमन फैक्टर है जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो? हाँ 1 के अलावा है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं होगा। इससे हमें क्या पता चलता है? को प्राइम से क्या है बच्चों? को प्राइम वो होगा जिसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम। सो ए और बी क्या है, को प्राइम है, या तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हो और करके, ठीक है। देखो क्या है भाई, ए एंड बी, बच्चों आप समझ लो, ना समझ में आए तब मेरे से कहना कि सर समझ में नहीं आया था, वरना मुझे इसका अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में करा दूं ना, आप बिलीव करिएगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, समझते रहिए, पेशेंस रखिए, और नहीं समझ में आएगा तब आप कहिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अरे 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 इससे प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन कोई नहीं, अब ठीक है, राइट। चलिए सो यहाँ पर और ए एंड बी आर, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये ना लिख के ये भी लिख सकते हैं, ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग ओनली कॉमन फैक्टर 1, जिसका क्या होगा, सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, √5 है, डिवाइड में हम क्या कर लेंगे, इसके 1 मान लेंगे और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a × 1a और ये कितना हुआ √5b, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पर a² √5 b² और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, a² = 5b²। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस 5 को नीचे ले जाएं तो इसका मतलब ये a² से डिवाइड हो रहा है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं a², देखो 5 को नीचे ले जाओ तो a² से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² 5 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, a भी डिविजिबल होगा 5 से, a इज ऑल्सो डिविजिबल
बाय 5। बोलो क्लियर है? अब अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों कि a इक्वल टू कितना, a 5 से डिविजिबल है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? चलिए देखो, पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, फिर हम जो है उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, a इक्वल टू बच्चों 5c, और यहाँ पर c क्या है? c इज़ इंटीजर। बहुत ध्यान से समझिएगा, c इज़ इंटीजर, राइट। चलिए भाई, हमने ये बोला कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। चलिए कोई नंबर बोलिए जो 5 से डिविजिबल हो। आप बोलेंगे सर 5 से डिविजिबल तो 10 भी है ना। आप कहेंगे सर 5 से डिविजिबल है 10। मैं बोला ठीक है। अब इसके ज़रा फैक्टर करिए, तो बच्चों इसके फैक्टर कितने होंगे? 5 × 2, मतलब 100% क्या है उसमें 5 ज़रूर आएगा। जो 5 से डिविजिबल है उसके फैक्टर में 100% 5 आएगा। तो मैंने ये क्या किया, 5 लिखा, और ये क्या है, ये 2 क्या है, इंटीजर है, तो 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? c। बोलो क्लियर है? ये दोबारा समझिए, कोई और नंबर बोलिए जो 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि मैंने लिखा यहाँ पर है ना, ये जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। तो दोबारा दूसरा कोई नंबर बोलिए, जैसे कि आपने बोला सर 5 से डिविजिबल है, एक काम करिए 20, राइट। सो यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 × 4। तो हर उसमें जो 5 से डिविजिबल है उसके फैक्टर में 5 ज़रूर आएगा, और ये बाकी क्या रहेगा? इंटीजर। तो यहाँ 4 क्या है? इंटीजर ही तो है। 4 जो है 1 2 3 ये सब इंटीजर ही तो होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मैं समझ लिया कि a इक्वल टू कितना होगा? 5, और उसके मल्टीप्लाई में इंटीजर होगा, तो मैंने लिख दिया 5c इंटीजर। बोलो क्लियर है इतना? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको कॉपी कर लीजिएगा। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको समझने में समझाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपके आ जाएगा बहुत अच्छे से समझ में। आई होप सो, फिर आप भूलोगे नहीं इसको। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा है, बच्चे मैंने देखा है कि मोस्टली रट लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर कहाँ रटने से आंसर कहाँ बन पाते हैं, आपको पता ही है। चलिए देखो, मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि बच्चों a स्क्वायर जो है अगर हम 5 को नीचे ले जाएं तो a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, कि अगर यहाँ ले जाएं तो ये a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, चलो देखते हैं। मैंने लिखा a स्क्वायर इक्वल टू देखो 25, ठीक है। अब मैं आपको ये पार्ट पढ़ा रहा हूँ कि a स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 5 से डिविजिबल है। हाँ देखो, 5 से बिल्कुल पूरा डिविजिबल है। आ रही है ना बात समझ में? अगर मैं a स्क्वायर को 5 लिखूं तो ये 5 से डिविजिबल है। सो अगर a स्क्वायर 25 है तो बच्चों a कितना आएगा? 5 आएगा, राइट। तो अब देखो, a भी 5 से डिविजिबल है। हाँ, a भी 5 से डिविजिबल है पूरा। तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? वही बात कि अगर 5 नीचे ले जाएं तो क्या दिख रहा है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये इसका मतलब सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, आप तो उधर बैठे। अभी मान लीजिए कमेंट में किसी बच्चे ने ये कह दिया कि सर एक बात बताइए कि आपने a स्क्वायर जो है वो 25 लिया है। सर हम तो नहीं ले रहे a स्क्वायर 25, ये तो आपने अपनी मर्जी से लिया है, जबकि यहाँ तो कुछ इंडिकेशन नहीं है कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या है। यहाँ तो सिर्फ a स्क्वायर लिखा है और ये सिचुएशन दे रखी है। तो आप यहाँ क्या करोगे? a स्क्वायर की जगह आप a स्क्वायर को क्या लिख दोगे बच्चों? आपने कहा नहीं सर हम तो नहीं ले रहे 25, हम तो 23 लेंगे। अब बताइए कहाँ ये 5 से डिविजिबल हो रहा है a स्क्वायर? तो देखिए, आपने स्क्वायर हटाया, ये अंडर रूट लगा, तो बेटे a की वैल्यू कितनी आई? 23, और अंडर रूट में, और आपको पता है कि अंडर रूट जो है वो इरेशनल नंबर है। हो सकता है कोई बच्चा यहाँ 27 लिख दे, कोई कुछ और दे दे। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हटा और यहाँ पर ये अंडर रूट में आ गया, तो बेटे ये नंबर वैलिड नहीं होगा यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि हमने a को इंटीजर माना है। a को हमने क्या माना है? इंटीजर। तो अगर a इंटीजर होना चाहिए तो क्या a इंटीजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसलिए सिर्फ वही नंबर ले सकते हैं जिसमें a इंटीजर आ रहा हो। तो इसलिए a की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? 25 नहीं ले सकते। चलो फिर आप लोगों का दिमाग चलेगा और अच्छे से। अगर आप सोचोगे, आप कहोगे ठीक है सर आपको इंटीजर ही देंगे हम a की वैल्यू, लेकिन आप 5 से डिवाइड करके दिखाइए हमें इस सिचुएशन के ऊपर। ठीक है भाई, आपने कहा कि बच्चों कि सर a स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख लीजिए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने लिख लिया 4 कि चलिए a की वैल्यू देखिए
कितनी आएगी, मैं बोला 2 आएगी। आप कहोगे सर देखिए इंटीजर है 2, मैं कहूँगा हाँ इंटीजर है, राइट। अगर a जो है वो इंटीजर है, आप कहोगे सर आपने कहा था a इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, राइट। तो a इंटीजर आ रहा है सर, अब बताइए क्यों नहीं हो रहा है a स्क्वायर 5 से डिवाइड, कि मतलब a स्क्वायर की वैल्यू 4 है और 4 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, समझ रहे हो बात। देखो सर a भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 भी 5 से डिवाइड नहीं होता पूरी तरह, तो सर आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर और ये a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, लेकिन इसका बिल्कुल रिसर्च कर दिया मैंने आपके सामने और कर रहा हूँ, अभी कंटिन्यूस चल रहा है। आप कहोगे सर नहीं हो रहा, ठीक है, इट्स ओके। मैंने सोचा अरे यार ये क्या हो गया, ये तो सही कह रहे हैं बच्चे। फिर मैंने क्या करना है, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने एक और कंडीशन रखी आपके सामने। मैंने बोला बच्चों a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मगर जब a इक्वल टू 5c होगा तब, राइट। ध्यान से समझो, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, कब, जब a इक्वल टू कितना होगा 5c होगा, तब है ये वाली कंडीशन वैलिड। ये कंडीशन वैलिड तब है जब a इक्वल टू 5c होगा। तुम कहोगे ठीक है सर आपकी इतनी सारी बात मानी है, ये वाली बात और मान लेते हैं, दिखा दीजिए। मैंने कहा चलो ये भाई a इक्वल टू 5c, अब रखिए ज़रा इंटीजर कोई भी c की जगह। आप कहोगे अच्छा ऑफलाइन में बड़ा मज़ा आता है इसको कराने में, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ बताइए बच्चों c की वैल्यू क्या रखूँ, तो बच्चे जान के छेड़ते हैं, सर एक काम करिए ना 1089 रख दीजिए। मतलब वो चाहते हैं कि कैलकुलेशन करें सर, तो हम अपना आराम से बैठे रहें पीछे, सर कैलकुलेशन में डूबे रहें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि a इक्वल टू 5c, तो आप इंटीजर बोलिए कोई सा, हर किसी नंबर पर कोई सा भी इंटीजर बोलेंगे ये 5 से डिवाइड होगा। इंटीजर जैसे आप कुछ छोटा सा बोल दीजिए 3, तो यहाँ ये बताओ जो ये 5 इंटू कितना हो गया बच्चों, देखो c अपने इंटीजर रख दिया, राइट। ये कितना हुआ बच्चों, a की वैल्यू कितनी आई, 5 3 ज़ा 15, तो बताइए a 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 5 3 ज़ा 15। चलिए अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर भी तो चेक करना है 15 का स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 15, बताओ ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा 5 से। देखो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 3 ज़ा 15 हो रहा है पूरी तरह डिवाइड। तो आप समझ गए ना, इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर भी जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, कब, जब यहाँ पर कुछ भी इंटीजर की वैल्यू रखो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो ऊपर तक की। सो यहाँ आप क्या समझे, आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं छोटा सा, जैसे a इक्वल टू 5c है, तो आप बोलो कि सर इंटीजर बोलिए कोई 5 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी आई 10, बोलो 10 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। a स्क्वायर कितना आया 100 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ठीक है क्लियर हो गया है। अभी यहाँ पर क्या है समझाने वाली बात, यहाँ पर यह है बच्चों कि ये जो लिखा हुआ है ये आपको बोर्ड में यही लिखना होगा, ये सब आपको नहीं लिखना होगा, लेकिन ये क्यों बताया गया, ताकि आपके समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे सामने ये सिचुएशन आ गई 5c, अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन, मतलब ये तो समझ गया a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, इस वाली सिचुएशन पर अगर a इक्वल टू 5c हो तो, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चलिए मैं इधर का इरेज कर देता हूं, ये देखिए ये वाला मैं इरेज कर देता हूं। जब आप स्क्वायर करेंगे बच्चों ये आ जाएगा a स्क्वायर 5c का स्क्वायर, सो a स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 c का स्क्वायर। अब ये बताइए यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, दिख रहा है आपको, क्या करेंगे, या आप एक काम कर दीजिए स्क्वायरिंग ना करके पहले सीधे a की वैल्यू रख दीजिए और आसानी हो जाएगी आपको। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, और यहाँ पर क्या करो, इसके बाद पुटिंग वैल्यू ऑफ a, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू रख दीजिए इसमें। अब हमारे पास क्या है बच्चों, a इक्वल टू 5c,
ए की वैल्यू कितनी है √5, ये देखो ए की वैल्यू कितनी है √5, b इक्वल टू 5c, स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। सो यहाँ पर आपने स्क्वायर किया √5b 5c स्क्वायर। सो यहाँ पर स्क्वायर से, चलिए एक सेकेंड, √5 देखो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कटा, बचा कितना 5, और ये कितना हो गया b स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना 25c स्क्वायर। इस 5 से ये 25 कट कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5c स्क्वायर। दिख रहा है, थोड़ा सा इसको इधर करके लिख लें, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो 5 नीचे जाएगा, b स्क्वायर से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है 5 जो है b स्क्वायर से डिवाइड होगा, और 5 जो है इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ लिख देते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों, एक बात सुनो, हमने शुरू में क्या कहा था कि a और जो b है वो कोप्राइम है, उनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। अब a जो है वो क्या हो रहा है, जो a है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भाई। a 5 से डिवाइड हो रहा है, b 5 से डिवाइड हो रहा है। इसको भी थोड़ा गहराई से समझेंगे बात को, पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे देखते हैं। आप कहोगे सर अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है वहाँ पर, यहाँ सिचुएशन में b 5 से डिवाइड हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, करिए ना क्वेश्चन को आगे। बेटे सुनो, जब a 5 से डिवाइड हो रहा है, मैंने माना ये नंबर a है, ये नंबर b है, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। a कोई नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर बोलिए, ये हो गया 10। b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर बोलिए कोई। आप कहोगे सर ठीक है एक काम करिए 20 ले लीजिए, कुछ जो है 30 ले लीजिए, राइट, कुछ भी ले सकते हैं जो 5 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। मैंने ये कहा कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, भरिए ना सर आगे। बेटे नहीं भर सकते आगे, क्यों, आपसे मैंने कहा कोई नंबर बताइए जो 5 से डिविजिबल हो। a की कोई वैल्यू बताइए, आपने कहा 10। मैंने कहा b की कोई वैल्यू बताइए जो 5 से डिविजिबल हो, आपने कहा 30। मैंने कहा ठीक है, अब मैं ज़रा इसके फैक्टर करूँ, 5 × 2 × 1, राइट, और इसके फैक्टर करूँ 2 × कितना बच्चों 2 × 3 × 5, राइट, और यहाँ पर 1 भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो। तो बच्चों एक बात बताओ, a यहाँ देखो 1 के अलावा क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? आप कहोगे बिल्कुल है सर, 5 भी है सर, 1 के अलावा 2 भी है। तो बेटे अगर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b क्या है, कोप्राइम नहीं है। यही तो हुआ ना, 1 के अलावा कोई और फैक्टर कैसे आ सकता है, समझ रहे हैं आप। तो 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि कोप्राइम की डेफिनेशन थी कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पर जब हम आए, ये सब हमने रिसर्च करी, तो इससे हमें पता चला कि हमने जो एजम्पशन किया था, जो हमने इसको रैशनल नंबर माना था, क्योंकि रैशनल नंबर की ये कंडीशन है कि a और b कोप्राइम होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम a और b कोप्राइम हमने माने थे। मतलब रैशनल नंबर मानना, इसको रैशनल नंबर माना, इसका मतलब यह है कि हमने इसको कोप्राइम मान लिया, कोप्राइम है ये, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन में ये कोप्राइम होते ही हैं। अब अगर ये कोप्राइम होते ही हैं और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो कोप्राइम नहीं हो रहे हैं, तो वही वाली बात कि एक ही मम्मी को एक जो है लेडीज जा रही थी, तो हमने क्या किया कि उसकी मम्मी मान ली। अब वो तो एजम्पशन तो कर लिया था, लास्ट में आके देखा कि एज सेम आ रही है ना, लास्ट में आके देखा, याद है ना। तो वही चीज यहाँ पर क्या है कि इसको कोप्राइम माना था a और b को, मतलब a और b कोप्राइम थे, लेकिन यहाँ आकर के तो a और b कोप्राइम नहीं साबित हो रहे, तो ये क्या हो गया, एकदम कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, बिल्कुल अलग ही रिजल्ट निकल के आया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसके आगे मैं लिखवाऊंगा, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे
कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन एकदम विरोधाभास, बिल्कुल अलग, समझ रहे हो? दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption. हमने जो अपना एजम्पशन किया, माना था, एजम्पशन क्या था हमारा? रॉन्ग था, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो इसलिए रूट 5, वैसे हिंदी में इसको चूंकि बोला जाता है आई थिंक, तो रूट 5 इज, ठीक है, रूट 5 इज, क्योंकि अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, विरोधाभास आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि रूट 5 इरेशनल तो है, रूट 5 रैशनल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? रूट 5 क्या होगा? रूट 5 इज रैशनल नंबर, रूट 5 इज रैशनल नंबर, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है, राइट? तो रूट 5 इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है, तो ये जो है रैशनल नंबर माना था, तो रैशनल नंबर तो ये होगा नहीं। इसका मतलब 100% क्या है? क्योंकि कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो ये इसका मतलब क्या है? जो है इसका मतलब ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है, राइट? रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, ये क्या हो गया आपका? प्रूव्ड हो गया। चलिए कॉपी कर लिए बच्चों। एक काम और करिएगा, जो बेल आइकन है ना उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, थैंक यू।